वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे हर्षवर्धन रुंगटा, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज, आदित्य शाह, सीआईओ जीएसटी इन्वेस्टमेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, आदित्य, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और क्योंकि आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो चलिए अब सीधा दर्शकों की ओर भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आदित्य के लिए संतोष महतो फोन लाइन पर हैं। संतोष जी नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? हाँ बढ़िया मैम। चलिए आपके फंड्स में एक बार दोहरा देती हूँ। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, ये आपके फंड्स हैं सर, है ना? लगभग 31,000 की एसआईपी हो रही है 2016 से, ठीक है? और 7 करोड़ चाहिए 15 साल के बाद। ठीक है आदित्य बताएं। हाँ, अगर 31,000 रुपए की एसआईपी करते हैं इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के पास अभी 26 लाख रुपए जमा है तो अगले 15 साल में अगर मैं 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करूं तो इन्वेस्टर के पास 3 करोड़ रुपए होंगे जो इन्वेस्टर के गोल से कम है। तो 2 तरीके हैं इसको मीट करने के लिए, या तो अपनी एसआईपी को बढ़ा के 60,000 रुपए तक की कीजिए। अगर आप उतना सेविंग नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे करके 10% से अपनी सेविंग्स को बढ़ाते रहिए। दूसरा तरीका ये है कि अपने टाइम होराइजन को मिनिमम 20 साल तक का कर देंगे तो हो सकता है आप अपने गोल की तरफ रीच कर पाए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, आपके पोर्टफोलियो के अंदर बड़े सारे फंड्स हैं, इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। मैंने 4 फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में से ही हैं वो शॉर्टलिस्ट किए हैं। मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड और डीएसपी क्वांट फंड। ये 4 फंड्स हैं जिसमें आप एसआईपी करिए कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में, तो आप अपने गोल्स की तरफ शायद रीच कर पाएंगे। पर एसआईपी का जो अमाउंट है वो बढ़ाना ही पड़ेगा अगर आपको अपने गोल्स को मीट करना है। आदित्य मुझे ये बताएं, डीएसपी क्वांट फंड के पीछे क्या वजह होगी? मैम, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कोई भी पैसिव फंड नहीं है। मैंने एक पैसिव फंड इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है जहाँ पे ये डीएसपी क्वांट फंड जो है वो लार्ज कैपिश बायर्स के साथ रहता है और निफ्टी 50 के अच्छे क्वालिटी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करता है। जो अच्छी क्वालिटी कंपनीज होती है वहां पे इन्वेस्ट करता है और थोड़ा सा हायर रिटर्न निफ्टी 50 से जनरेट करने की कोशिश करता है। ये सूडो पैसिव फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो नियरली अबाउट पैसिव फंड जैसा है। तो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी पैसिव फंड ना होने की वजह से मैंने इंट्रोड्यूस किया है और लार्ज कैपिश बायस है इस फंड का। बाकी लार्ज कैप फंड जो है वो अंडर परफॉर्म करते हैं मार्केट को, तो यहाँ पे पैसिव फंड लेना बहुत जरूरी था, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है। तो ये किसी भी इंडेक्स फंड को भी शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप डीएसपी क्वांट फंड नहीं चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं। पर डीएसपी क्वांट फंड जो है वो निफ्टी 50 का एक अच्छा बेटर वेरिएशन है जहां पर रिटर्न हायर मिलता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बजाय। संतोष कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं आदित्य को? जी आवाज आ रही है मैम। ओके, कोई सवाल पूछना है आपने आदित्य को? अपन 2 फ्लेक्सी कैप है ना, एसबीआई का और वो पीपीएफएस का। हाँ तो उसमें मैम दोनों में से कोई एक रखना, मेरे को रखना चाह रहा हूँ, तो किसके बंद ठीक है उस पैसे को मैं उसमें डाल दूं मैं वापस। संतोष कुमार जी, ये सलाह आपको आदित्य दे चुके हैं। अगर आपसे वो छूट गया हो सुनना तो ये हमारा जो शो है वो यूट्यूब पर भी जाता है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और आप वहाँ पे सलाह एक बार फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आनंद कृष्ण पारिक साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। आनंद पारिक जी। नमस्ते मैडम, गुड इवनिंग। नमस्ते, गुड इवनिंग। आपके घर में टीवी चल रहा है पीछे, आप उसकी आवाज़ बंद कर देंगे और मुझसे क्या फ़ोन पर बात करेंगे सर? जी मैडम, करता हूँ। चलिए, यहाँ पर जो फंड्स आपने दिए हैं वो 6 फंड्स हैं। आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स, मिरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू रेगुलर सेविंग आपके पास है। 12,500 की आपकी लगभग एसआईपी है। 1 करोड़ का सर आपका लक्ष्य है 25 साल में आप इकट्ठा करना चाहते हैं बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए, ठीक है? अब
ठीक है, और राइट, यही डिटेल्स हमारे पास है। तो हर्ष के पास मैं जाती हूँ सीधा। हर्ष, बताएं फंड मिक्स और अमाउंट और लक्ष्य के हिसाब से ये कितने ट्रैक में है? वेल कविता, अगर 12,500 रुपए हम महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं और 25 साल का टारगेट है, और अगर हम लॉन्ग टर्म एसआईपी रिटर्न्स इक्विटी स्कीम्स का अगर हम 12 से 15% भी अज्यूम करते हैं, तो ये अपना लक्ष्य जो इनका टारगेट है 1 करोड़ का, वो तो आराम से पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट हम ये समझते हैं कि इन्हें 2.5 से 3 करोड़ रुपया तक भी इकट्ठा हो सकता है यही 12,500 रुपए के साथ। अब आनंद जी के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि इन्होंने लक्ष्य बनाया है 1 करोड़ का 25 साल बाद। तो आनंद जी, आपको ध्यान रखना होगा कि जो वैल्यू 1 करोड़ की आज की तारीख में है, तो आप शादी और पढ़ाई दोनों का लक्ष्य पूरा करना चाह रहे हैं, तो 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए शायद थोड़ा कम पड़े आपके लिए। तो ये एक बात अच्छी है कि आपने 12,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू अपने आप में 2.5 से 3 करोड़ होने की अनुमान लगा रहे हैं हम, तो वो इन्फ्लेशन को विल टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन। सो सिंपल सी चीज करनी है कि 12,500 रुपए कंटिन्यू करते रहिए। 1 करोड़ का लक्ष्य था, उससे ज्यादा आपको एक्यूमुलेट हो जाएगा। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, ऑफकोर्स थोड़ा हम कंसोलिडेट करेंगे, इसीलिए कि ताकि आपका मैनेजमेंट आसान हो जाए। ये नहीं कि आपको बहुत सारी स्कीम्स को ट्रैक करना है और एट द सेम टाइम आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस है वो पूरा हो जाए। तो यही 12,500 रुपए आप 4 स्कीम्स में करिए जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, बस थोड़ा हम अमाउंट बढ़ा देंगे। आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स, उसमें 4,000, मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप जिसमें आप 2,500 करें उतना ही करिए, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते अभी स्कीम में। एक्सिस मिड कैप में 3,000 और पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी में 3,000। बाकी की दो जो स्कीम्स है आपकी, उसमें से रिडीम कर लीजिए और इन्हीं 4 में आप डिवाइड करके फिर से इन्वेस्ट कर दीजिए। सो आई थिंक ये आपका पोर्टफोलियो, दिस विल बी द वे फॉरवर्ड फॉर यू। आनंद पारेख जी, कोई सवाल पूछना है आपने हर्ष को? जी मैडम, ऑलमोस्ट मेरी क्वेरी सर ने बता दी है। एक मैडम ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे फिक्स इनकम में भी इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, तो क्या मैं जो 2,500 मेरी जो रेगुलर सेविंग्स में लग रही है आईसीआईसीआई में, क्या उसे आरडी में करूँ तो ज्यादा सही रहेगा या इन्हीं फंड्स में बढ़ाऊँ? चलिए, यहाँ पे 2 अलग अलग तरह के एक्सपोजर्स की बात हो रही है हर्ष, और इक्विटी में बढ़ाएं? मुझे बहुत खुशी है कि आनंद जी ने इस चीज पे गौर किया और ये सवाल पूछा कि मैंने आईसीआईसीआई से रेगुलर सेविंग फंड के पोर्टफोलियो से हटा दिया है। तो आनंद जी, आपके ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आई एम वेरी हैप्पी। सिर्फ मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि क्योंकि आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 25 साल में जो इक्विटी आपको, और वो भी आप एसआईपी के जरिए कर रहे हैं, तो जो इक्विटी आपको रिटर्न देगा 25 साल में, वो आपको फिक्स्ड इनकम नहीं दे सकता। सो गोल वाइज हम देखें तो गोल वाइज के हिसाब से 25 साल की जो आपकी टाइम होराइजन है, उसमें आपको इक्विटी में 100% एक्सपोजर लेंगे तो ज्यादा बेटर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और जो एसआईपी के जरिए कर रहे हैं, तो मार्केट वोलेटिलिटी को आप एनीवेज राइड करेंगे, आप उसको हैंडल कर लेंगे, तो आप फिक्स इनकम में इस पर्टिकुलर गोल के लिए ना सोचें। बाकी आपकी कोई एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर आप डेफिनेटली फिक्स इनकम को रख सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर गोल। चलिए, आनंद पारेख जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आकांक्षा हमारे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पर हैं। आकांक्षा, हाय, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग मैम। बताइए मैम, मेरा सवाल है, मैंने बेटे के एजुकेशन के लिए ना 50 लाख रुपए चाहिए। मैंने 3 फंड तो ले रखे हैं पराग पारेख फ्लेक्सी के में। मैंने आपको मैसेज में दिया भी है जो फंड मैंने सिलेक्ट किए हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी के आईसीआई लार्ज एंड मिड कैप में 1500 रुपए की एसआईपी है। कैनरा रूबिको में 1500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की हुई है। अभी मेरे को एक इंडेक्स फंड या इंटरनेशनल फंड कोई जिसमें मैं और 1500 रुपए की एसआईपी करना चाहती हूँ। और नेक्स्ट सवाल है मेरा कि मैं इन्हीं फंड में 50-50 हजार रुपए एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट करने का सोच रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हीं फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए या उसके लिए मुझे कुछ और अलग फंड ऐड करने चाहिए? चलिए, इंटरनेशनल या इंडेक्स फंड, इसी का चुनाव आपने क्यों किया? कोई और भी विकल्प आपको क्या सुझाया जा सकता है? नहीं, एक्चुअली लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप 3 कैटेगरी मेरे फंड में है, तो मुझे ऐसा लगा कि एक इंडेक्स फंड भी पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए। बाकी सर अपनी तरफ से जो भी लगे वो सजेस्ट कर सकते हैं अगर मेरे को चौथा कोई फंड सिलेक्ट करना हो। ऑलराइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल और अच्छे खासे तरीके से आपने अपने पोर्टफोलियो को समझा है, फंड्स के महत्व को भी समझा है, इसके लिए मुबारकबाद आकांक्षा।
आदित्य के पास है ये सवाल। आदित्य, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इन्वेस्टर को कि वो अपने बेटे की एजुकेशन के लिए अभी से सेव कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि जो है वो एसआईपी कर रहे हैं और उनका जो गोल लक्ष्य है वो प्रेजेंटली 4,500 रुपए की एसआईपी से वो रीच नहीं कर पाएगी, तो मिनिमम 10,000 रुपए की उन्हें एसआईपी करनी होगी। तो ये बात ध्यान रखिए, धीरे धीरे करके आप अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहिए। दूसरी बात, बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक पैसिव फंड होना चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर मैंने 3 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जो आप डाल सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो आपके पास ऑलरेडी है, कैनेडा रुपए को स्मॉल कैप फंड जो आपके पास ऑलरेडी है, और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप चूज कर सकते हैं। ये एक इंडेक्स फंड है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। विदेश में अभी निवेश करने के लिए बहुत कम विकल्प बचे हैं, बिकॉज आरबीआई ने थोड़ी सी रोक लगा दी है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो नावी का नैस्डैक 100 फंड है, वो एक फंड है जहाँ पे इनफ्लोज अभी चल रहे हैं। तो नावी का नैस्डैक फंड आप यूज कर सकते हैं विदेश में इन्वेस्टमेंट करने के। तो ये 3 फंड और उसके ऊपर नावी म्यूचुअल फंड का और नैस्डैक 100 फंड को आप यूज करें। इन चारों फंड में अपनी एसआईपी को इक्वली स्प्लिट कर दे, और आपके पास जो 50-50 हजार रुपए है इन फंड्स में लगाने के लिए, उसको आप 15-15 हजार रुपए की एसआईपी के 15-15 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट के थ्रू 3 बार इन्वेस्ट कर दीजिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, थोड़ा स्प्लिट करके एसआईपी करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेटर रहेगा। आकांक्षा, कोई सवाल आपने पूछना है आदित्य को? मैडम, मेरे को 2 लाख रुपए लमसम में एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट करने हैं। ओनली 50,000 नहीं, 4 फंड्स में ही 50-50 हजार डिवाइड करके इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए यही फंड रहेंगे या उसके लिए कुछ और फंड मुझे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने होंगे? 50-50 हजार रुपए आप इन्हीं 4 फंड में स्प्लिट कर दीजिए, और वो 50,000 भी 3 बार निवेश कीजिए 15-15 हजार रुपए का। एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर लेंगे अगले 3-4 महीने में तो अच्छा रहेगा। स्टैगर करके इन्वेस्ट करिएगा, लमसम में इन्वेस्ट नहीं करिएगा, और बहुत ज्यादा फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। इन 4 फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा। ऑल द बेस्ट आकांक्षा, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। अगला सवाल लेते हैं करण सिंघानिया का। इन्होंने अपना सवाल ट्विटर के जरिए हमें भेजा है हर्ष, और डिटेल्स कुछ इस तरह से है। इनकी जो निवेश प्लानिंग है लगभग 12 साल के लिए है, और 2 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए। मौजूदा निवेश 21,500 का है। एक्सिस ब्लू चिप, मेरा एक्सिस इमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, मेरे का टैक्स सेवर फंड भी है, पराग का फ्लेक्सी कैप भी है इनके पास, और ये सॉवरेन गोल्ड में भी इच्छुक हैं निवेश करने के लिए, और साथ ही पूछ रहे हैं कि क्या कोई डेट फंड भी इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो सकता है या नहीं। तो बताएं, अलग अलग चरणों में हम ये सवाल का जवाब लेते हैं आपसे हर्ष। सबसे पहले तो हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर इनको सलाह देना चाहेंगे। तो कविता, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जो इशुएंस के डेट्स होती हैं वो आरबीआई आपको है ना, एक गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक कैलेंडर आ जाता है कि आपको किस महीने कैसे कैसे वो इशुएंस आने वाले हैं। तो वो फ्रेश इशू अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस समय वो जब खुला होता है इशू करने के लिए, तब आप उसमें अप्लाई करके ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली एक ऑप्शन और है कि ये जो इशू पास के जो बॉन्ड्स इशू हुए हुए हैं वो सारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं। तो आप अपने ब्रोकर के थ्रू, जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं वैसे उसी तरह से आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं जो प्रीवियसली इशूड है ऑलरेडी, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो उसे बेचना चाहते हैं। तो आप कौन सी सीरीज का लेना चाहते हैं वो देख लीजिए, और आपकी मेच्योरिटी के साथ जो मैच करता है वो वाली सीरीज का आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। हो सकता है आपको वहाँ पे इनफैक्ट डिस्काउंट में मिले, क्योंकि वैसे इलिक्विड होते हैं ये। तो अगर कोई सेलर है, उन्हें अर्जेंसी है, तो आप अगर अपना कोट दें विच इज लोअर देन द करंट गोल्ड प्राइसेस, तो भी आपको हो सकता है मिल सकता है वहां पर। तो ये एक ऑप्शन है जहां पे वो फ्रेश इशू या तो पुराने इशू में वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, ये तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात हो गई है, लेकिन अब इनके इक्विटी पोर्टफोलियो पर आते हैं। उसके बाद हम ये बात समझेंगे आपसे कि इनको डेट का एक्सपोजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मौजूदा समय में बताएं, इनके पास कुछ रेपिटेशन है कैटेगरीज का, तो थोड़ा सा इसको फिल्टर आउट कर दिया जाए। जी हाँ, तो 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहली बात जो इनका सवाल था कि 12 साल का इनका गोल है, तो टाइम होराइजन जो इनके पास है वो है 12 साल के लिए। तो क्या ये पोर्टफोलियो में इन्हें डेट इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि अगेन 12 साल है, आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो आप एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो इक्विटी रिटर्न देगा आपको, वो डेट आपको नहीं दे सकता। और क्योंकि लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है आपके पास, तो इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए आपको कि आप इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएं। एक चीज आप करना चाहिए कि अब मान लीजिए 12 साल बाद आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप 1 या 2 साल पहले, विच मीन 10 साल जब कंप्लीट हो जाए और 2 साल बाद आपको पैसे चाहिए उसके बाद, तो आप धीरे धीरे इक्विटी से निकल के डेट में उस समय ट्रांसफर करने लग जाइए। और ये ट्रांसफर क्यों करते हैं आप, कि आप नहीं चाहते कि मान लीजिए 12th ईयर आ गया जब आपको पैसों की जरूरत है और मार्केट अचानक कोविड जैसा क्रैश आ गया, तो आप नहीं चाहते कि जब आपको पैसे चाहिए तब लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर में मार्केट की बहुत वोलेटिलिटी से आपका फंड वैल्यू जो एक्यूमुलेटेड है उस पर असर आए। तो आप 1 या 2 साल पहले आप उसे निकालना शुरू कर दें और डेट में तब आप कन्वर्ट करेंगे। पोर्टफोलियो पे राय दे दें कि इनके पास जो एक फंड का खाली चेंज करें तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। एक्सेस स्मॉल कैप में अपनी एसआईपी बंद करके वही अमाउंट आप इंक्रीज कर लें एक्सेस ब्लू चिप फंड में जो आपके पास ऑलरेडी है। तो एक बदलाव फंड स्कीम्स के तरफ से। बाकी लक्ष्य की जो बात है, जहां मैं समझ रहा हूँ इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए थे 12 साल में, और जो अभी हम अगर अनुमान लगाते हैं, एक्सपोलेट करते हैं कि अगर एक अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो इनके पास 75 to 80 लाख इकट्ठा होता है। तो अगर इन्हें 1 करोड़ चाहिए तो 6,000 रुपए की एसआईपी और बढ़ानी होगी। वेल, ये था कमेंट मेरा इनके पोर्टफोलियो पे। और जो लास्ट इनका सवाल था कि क्या पोर्टफोलियो में डेट होना चाहिए, सो अगेन मैं यही चीज कहूंगा जो मैंने पहली क्वेरी में भी कही थी कि एट एन पोर्टफोलियो, अगर आप पोर्टफोलियो लेवल पे बात कर रहे हैं तो आपको एसेट एलोकेशन करना है कि आपको इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, ये सब आपके पोर्टफोलियो में आपको डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। लेकिन अगर हम गोल्ड स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि टाइम होराइजन 12 साल का है, आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट अलग से रख रखा है और इसी गोल के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो आप टाइम होराइजन को ध्यान में रखते हुए एसेट इकट्ठा करेंगे। वापस कमिंग बैक, अगर और कोई गोल्स हैं वो तो होंगे नेचुरली इनके पास, और शॉर्ट टर्म गोल्स भी होंगे, तब आप डेट उस पर एक्सपोजर लेंगे। तो आपका इक्विटी डेट का एलोकेशन जरूर रहेगा, लेकिन गोल वाइज ये पर्टिकुलर गोल 12 साल के लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। चलिए, अब ये इक्विटी पोर्टफोलियो के बाद स्पेसिफिकली इनको क्या डेट में बैलेंस करने की ज़रूरत है? वेल, डेट तो इनको पोर्टफोलियो में चाहिएगा ही कविता। तो ये एक ही अपने आप में गोल नहीं होगा ना इनके पास कि 12 साल बाद पैसे चाहिए और बाकी और कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो इनके पास शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। इमरजेंसी फंड हम कहते हैं सभी के पास होना चाहिए। 3 महीने या 6 महीने के आपके जो खर्चे हैं वो आपको रखने हैं। तो वो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और वो खर्चे रख रहे हैं इमरजेंसी कॉर्पस के नाम पे, तो वो डेट में होगा ही होगा। आपके अगर कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है, मान लीजिए 2-3 साल के अंदर आपको जरूरतें हैं, तो आप फिर से डेट में लेंगे। आप 3 से 5 साल है या 5 साल अबव 5 to 7 years है, तो आप हाइब्रिड फंड्स लेते हैं जिसमें डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो डेट आपको रहना ही है आपके पोर्टफोलियो में। सिर्फ ये देखना है कि अगर आपके पास 12 या 25 साल का टाइम होराइजन है, तो क्या आपको उस पर्टिकुलर गोल के लिए आपको डेट लेने की जरूरत है कि नहीं। तो उसमें नहीं, क्योंकि आपका वेल्थ क्रिएशन है, इन्फ्लेशन बीट करना है आपको, तो इक्विटी में रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए, हमने काफ़ी विस्तार से इनको सलाह दे दी। उम्मीद करते हैं कि ये सलाह का इस्तेमाल करें। इस बीच दर्शक फ़ोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास में जाऊं उससे पहले जल्दी से हम ज़रा निवेश का गुरु मंत्र आज जान लेते हैं। बताएं आदित्य, आपका निवेश का गुरु मंत्र आज क्या है? मैम, आज बहुत ही सिंपल निवेश का गुरु मंत्र है कि कभी भी आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए कभी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बिल्कुल मत छेड़िए। एक इमरजेंसी कॉर्पस को मेंटेन कीजिए जो 6 से 12 महीने की आपकी सैलरी या आपके एक्सपेंस का अमाउंट हो, और इसको फिक्स डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स में रखिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी आए तो कभी भी आपकी लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो कि म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी में होती है उसको आप ना छेड़ें। तो आज ये एक सिंपल सा उपाय है कि 6 से 12 महीने के अपने एक्सपेंसेस को एक डेट प्रोडक्ट या फिर फिक्स डिपॉजिट के अंदर रखिए, ताकि इक्विटी फंड्स को आप ना छेड़ें। हर्ष? कविता, मैं टाइटल दूंगा इस पर्टिकुलर गुरु मंत्र का कि डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो ये बहुत पुरानी कहावत है कि कभी कभी छोटा खर्चा बचाने के लिए हम बड़े जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर हम थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। मैं काफी इन्वेस्टर्स से मिल रहा हूँ इन दिनों, ताकि जिनसे बात होती है कि वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनसे ये पूछता हूँ कि आप डायरेक्ट प्लान में क्यों कर रहे हैं। तो उनका ये होता है कि मुझे खर्चा बचाना है, उसमें जो टोटल एक्सपेंस रेशियो कम है। तो क्या आप म्यूचुअल फंड समझते हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हैं? इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की स्कीम्स, किस तरह से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो सकता है,
वो कुछ आइडिया नहीं होता कई लोगों के पास, फिर भी वो डायरेक्ट प्लान में, और सिर्फ एक मात्र कारण से कि कॉस्ट कम लग रहा है। सो दिस इज नॉट द वे। जो डायरेक्ट प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था वो इसके लिए किया गया था कि कई लोग हैं ऐसे जो खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, तो उन्हें डायरेक्ट प्लान का फायदा लेना है। अगर आप उस फील्ड से नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज कोई और फील्ड में है, तो मोस्ट सर्टेनली आप अपना जो कॉर्पस है, जो आपकी लाइफ सेविंग्स आप पोर्टफोलियो बनाने में लगाते हैं, आप क्या नहीं चाहेंगे कि आपको कोई प्रोफेशनल एडवाइस मिले और ढंग से पोर्टफोलियो बनाया जाए? सिर्फ वो आधा, एक 0.5%, 1% बचाने के लिए आप अपना 100% गलत जगह पे लगा दें, इट डजंट मेक सेंस। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉन्शियस कि आप किस 1% बचाने के लिए आप 100% को दाव पे लगा रहे हैं। सो डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फूलिश, यही मेरा एक मंत्र है। ऑलराइट, चलिए इस बीच हमारे साथ क्या उत्पल कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं? हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, आपका सवाल हमारे पास है जो आपने हमें भेजा है, और आपने जो है ICICI प्रू लक्ष्य लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान लिया हुआ है, इसी पर आपने सवाल पूछना है कि इसको आपको कंटिन्यू करना है या नहीं, है ना? जी 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 हाँ, मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है कि मेरी अभी 49 ईयर्स एज है, मैं पब्लिक सेक्टर AC यूनिट पर काम कर रहा हूँ, और सैलरी और ऐसे बाकी चीजें हैं। ये मैंने 2020 में ICICI प्रू लक्ष्य लाइफ लॉन्ग इनकम का प्लान लिया था, जिसकी मेरी 2.5 लाख के आसपास जाती है। अब ये आई एम टोटली कंफ्यूज कि मैं इसको कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, क्योंकि EPF भी है, हमारे यहाँ पेंशन स्कीम भी अभी लागू हो चुकी है, ग्रेचुटी इज आल्सो देयर, तो वो थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट एडवाइस चाह रहा था। कोई बात नहीं, सही जगह आपने सवाल अपना भेजा है। और आदित्य बताएं। मैंने बहुत बार कहा है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को कभी जोड़ना नहीं चाहिए एक साथ। निवेशक ने बिल्कुल वही किया है। यहाँ पे गारंटी ऑफ जो इनकम होती है उससे निवेशक बहक जाते हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अब, क्योंकि निवेशक ने 3 प्रीमियम्स पे कर दिए हैं, तो पॉलिसी कंडीशंस को इन डेप्थ चेक करना होगा, उसके बाद एक कॉल लेना होगा कि कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा हमेशा आउटलुक ये रहता है, इन पॉलिसीज को कंटिन्यू ना करे और प्योर प्ले म्यूचुअल फंड की तरफ जाए, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन बेटर हो सकती है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी जो वेल्थ क्रिएशन होती है वो 5 या 6% के आसपास होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें तो आपको 10% का रिटर्न तो मिल ही जाता है आराम से। तो मेरे हिसाब से मेरी सलाह ये रहेगी, ब्रॉडली बिना पॉलिसी कंडीशन देखे कि कंटिन्यू मत कीजिए, और फिर भी मैं निवेशक को कहूंगा कि पॉलिसी कंडीशंस को एक बार चेक करवाए और प्रोज एंड कॉन्स को वे करे कि अगर वो इस पॉलिसी को नहीं कंटिन्यू करेंगे तो वो कितना पैसा लूज करेंगे और फायदा क्या होगा अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ऑलराइट उत्पल जी, समय मेरा लगभग खत्म हो गया, लेकिन कोई सवाल आपको पूछना है आदित्य से? नहीं, थैंक यू मैडम, ऑल द बेस्ट। और चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं। आदित्य, आपका, हर्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की आज सहायता की। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दे, जाते जाते नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये, और सीधा हम तक आप पहुंच सकते हैं अपने सवालों के साथ 9619873567। हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।